स्ट्रक्चर ऑफ ओवम, देखो हर सेल की तरह ओवम भी एक सेल है, हैप्लॉइड सेल है, लेकिन कैसा सेल है? हैप्लॉइड। गैमीट है ना ओवम भी। एक्चुअली ये स्ट्रक्चर किसका है? ओवम का नहीं है, किसका है ये? सेकेंडरी oocyte का। ठीक है, ओवम बनने के बाद भी इसी तरह का स्ट्रक्चर होता है, लेकिन ओवम कब बनेगा? जब स्पर्म एनकाउंटर करेगा इसको। क्लियर? चलो, क्या क्या समझने लायक बात है यहां पे, ये देख लो। ओवम जो है सबसे पहले तो बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। क्या होगी? सेल है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद यहां पे एक और लेयर प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं जोना पेल्यूसिडा की लेयर। ये लेयर जो ग्रीन में शो कर रखी है, जिसको मैंने पर्पल से मार्क किया है, ये जोना पेल्यूसिडा की लेयर है। इस लेयर की एक खास बात है, जैसे ही पहला स्पर्म इसको एनकाउंटर करेगा, उसी टाइम पे ये ब्लॉक कर देगी ओवम को फॉर फर्दर एंट्रीज ऑफ स्पर्म। ये इंश्योर करती है कि एक ही स्पर्म एंटर करे हमारे ओवम के अंदर। क्लियर? वही दो फ्यूज करें, अदरवाइज तो पता नहीं कितने चले जाएंगे स्पर्म अंदर। ठीक है, तो जोना पेल्यूसिडा क्या करती है? इंश्योर करती है कि सिर्फ एक ही स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज, यानी कि सेकेंडरी oocyte को फर्टिलाइज करे। क्लियर? तो जैसे ही देखो, पूरा स्पर्म एंटर नहीं करेगा, दूसरी बात, सिर्फ स्पर्म का हेड एंटर करता है। चलो, उससे पहले हम पढ़ लेते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ड्रॉ करोगे, जोना पेल्यूसिडा ड्रॉ करोगे, इसके बीच में स्पेस है, पेरीवाइटलिन स्पेस। ठीक है, उसके बाद ये जो सेल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, दीज आर द कोरोना रेडिएटा सेल्स, सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा। माना जाता है कि ये सेल्स फैलोपियन ट्यूब में मूव करने में हेल्प कर रहे हैं इस सेल को। फैलोपियन ट्यूब में मूव करेगा ना वो, इसलिए। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन कहां होगी? जब वो एम्पुलरी इस्थमिक रीजन में पहुंचेगा। वैसे इस्थमस आ जाए तो इस्थमस लिखेंगे। मान लो आपके पास 4 ऑप्शन है कि फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब के कौन से पार्ट में होती है। पहला ऑप्शन एम्प्यूला, दूसरा ऑप्शन ईस्थमस, तीसरा ऑप्शन एम्पुलरी ईस्थमस, और चौथा ऑप्शन लिख सकते हो आप फिम्ब्रे। तो इनमें से फर्टिलाइजेशन कहां हुई बताओ मुझे जरा? एम्पुलरी ईस्थमस। और बाय चांस दिस ऑप्शन इज नॉट प्रेजेंट, स्टार्ट होता है वहां पे फर्टिलाइजेशन होती है। फैलोपियन ट्यूब के अंदर 2 से 3 दिन के लिए ये रहेगा हमारा सेल। ठीक है, जैसे ही स्पर्म का हेड एंटर करेगा, अंदर का जो सेकेंडरी oocyte है मियोसिस 2 कंप्लीट करेगा। स्नेहा ध्यान से समझो, अंदर जो सेकेंडरी oocyte है वो मियोसिस 2 कंप्लीट करेगा। मियोसिस 2 के बाद वो क्या बन जाएगा? ओवम। और ये चला गया स्पर्म के हेड से न्यूक्लियस किसका? स्पर्म का। ये ओवम का न्यूक्लियस है, दोनों करेंगे फ्यूज, बन जाएगा जायगोट। क्या बनेगा? जायगोट। क्लियर? कोई कंफ्यूजन यहां तक? इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन, और इवन नीट के अंदर भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। क्लियर? या फिर केस बेस्ड स्टडी आ जाएगी यहां से, इशिता बहुत ज्यादा देखी जाती है यहां से केस स्टडी। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। देखो, हम सबको पता है जो हमारी साइकिल है दैट इज ऑफ 28 या फिर 29 डेज, तो हम कंसीडर करके चल रहे हैं 29 डेज फॉर अ मेंस्ट्रुअल साइकिल। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट हुई प्यूबर्टी के आने के बाद हमारी, दैट इज नोन एज मिनार्क। क्या बोलेंगे? मिनार्क। लास्ट जो रही उसके बाद नहीं आई, या बहुत टाइम के बाद आई, या पता नहीं कुछ डिस्टर्बेंस हो गई है साइकिल के अंदर, मेनोपॉज। क्या बोलेंगे? मेनोपॉज। मेनोपॉज कब हुआ? एट द एज ऑफ 50 और बिफोर दैट। आजकल के रूटीन से वो जल्दी हो जाती है, बट हमारी साइंस क्या कहती है? इट शुड सीज एट 50 एज ऑफ द फीमेल, राइट? फीमेल की जो लाइफ है उसके 50 ईयर्स तक वो बंद हो जानी चाहिए। ठीक है, चलो अब देखो क्या हुआ। जिस दिन आपको फर्स्ट डे इनकी मेंसेस, पीरियड्स, ब्लीडिंग स्टार्ट हुई, उसको बोलते हैं मेंसेस। क्या बोलेंगे? मेंसेस। या हमें बोलना चाहिए मेंस्ट्रुएशन। क्या बोलेंगे? इस दौरान क्या हुआ? यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम थी, प्रोजेस्टेरोन ना होने की वजह से, बोल रही हूं देखो, प्रोजेस्टेरोन ये कम से कम लेवल है, सबसे कम लेवल हो गया है ना, बड़ा हुआ सबसे ज्यादा ये है लेवल। प्रोजेस्टेरोन दिख रहा है ना, कम हो गया। तो प्रोजेस्टेरोन कम होने की वजह से सारी जो एंडोमेट्रियम, देखो यहाँ पे कितनी बनी हुई थी, शेड ऑफ हुई इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग, सर्विक्स वजाइना से वो बाहर आ गई, क्योंकि ओवम फर्टिलाइज हुआ नहीं
प्रेगनेंसी हुई नहीं तो एंडोमेट्रियम विल कम आउट, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम ने डीजनरेट करना स्टार्ट कर दिया। कहां किया, देखो ध्यान से देखो, सब कुछ यहीं पे दिया हुआ है। ये फॉलिकल्स हैं जो ओवरी में बन रहे थे। इवेंट्स दिखाई दे रहे हैं बेटा तुम्हें, ठीक है। इसको पूरी साइकिल हमें शो हो तो हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। विजिबल है? चलो देखो, ये है यूट्रस में जो हो रहा है वो, ठीक है। समझ के करोगे ना, कुछ स्किप नहीं करके आओगे फॉर श्योर, याद रहेगा ये चीजें हमें लिखनी है, ठीक है, रट्टा नहीं मारना। ओवरी से हार्मोन निकलते हैं बेटा, वो वाले हार्मोन दो जगह से निकलेंगे। एक तो आपके ब्रेन से, जिसकी वजह से आपकी प्यूबर्टी जो आई है, ठीक है। तो पिट्यूटरी कहां प्रेजेंट होता है, ब्रेन के अंदर, मास्टर ग्लैंड है सभी का, वो काम करता है तभी हमारे सारी चीजें, हमारी बॉडी का सिस्टम पूरा काम करता है। इसलिए हम पिट्यूटरी को बोलते हैं मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी। वो काम करेगा तभी ओवरी काम करेगी, ओवरी अपने हार्मोन रिलीज करेगी, इतना ध्यान रखना। ये हम केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर 11th में पढ़ चुके हैं। कह देते हैं ना कि 11th 12th से कनेक्टेड नहीं है, बट है, ऑफ कोर्स है, ठीक है। तो केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ह्यूमन फिजियो में हम पढ़ चुके हैं वैसे तो, राइट। चलो अब ओवेरियन इवेंट्स, ओवरी में क्या हो रहा है, ये यूट्रस है बेटा, ध्यान रखना। ये ओवरी में क्या हो रहा है, ओवरी में क्या हो रहा है तुम्हें पता है, उसमें एक घोंसला है, फॉलिकल्स बनेंगे, वही वाली सारी चीजें। यूट्रस में एंडोमेट्रियम टूट सकती है, बन सकती है, टूट सकती है, बन सकती है, यही हो सकता है। ओवरी में दो हार्मोन है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, यही दो हार्मोन है। पिट्यूटरी से दो हार्मोन निकलते हैं, FSH, LH, है ना। ये भी क्यों निकलते हैं, जब हाइपोथैलेमस के अंदर, इसके अंदर, और हाइपोथैलेमस क्या है बेटा, व्हाट इज हाइपोथैलेमस, पार्ट ऑफ द ब्रेन, फोर ब्रेन का पार्ट है, ठीक है। मास्टर ग्लैंड, ठीक है, पूरी बॉडी को कोऑर्डिनेट किए हुए है, उसके ऊपर भी मास्टर है उसका हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी ऐसे हार्मोन रिलीज करती है जिससे कोई भी हमारी बॉडी का ग्लैंड हार्मोन रिलीज कर सकता है। ओवरी भी एक तरह से ग्लैंड है, क्योंकि ये भी हार्मोन रिलीज कर रही है। ये हार्मोन तब रिलीज करेगी जब इसको पिट्यूटरी बोलेगा, पिट्यूटरी ऐसे हार्मोन रिलीज करेगा। पिट्यूटरी क्या हार्मोन रिलीज करेगा, FSH एंड LH, तभी एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन बॉडी में आएंगे। LH, FSH कब आएंगे, जब हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा GnRH। क्या रिलीज करेगा, GnRH। ये इस चैप्टर में भी दिया हुआ है, ठीक है ना, इसमें दिया हुआ ना, मेल कैसे, मेल का दिया हुआ, वैसे फीमेल के अंदर भी सेम ही चीजें होती हैं, ठीक है। तो देखो समझो, हमारी बॉडी में ऐसा क्या हुआ कि हमने प्यूबर्टी के सिम्टम स्टार्ट कर दिए। जब भी हम बड़े हुए हैं, है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुई है हमारी, जैसे उससे पहले बॉडी में चेंजेस फील किए थे। आर्मपिट्स में हेयर आना, वो ऐसे थोड़ी हुआ कि आज मेंस्ट्रुअल साइकिल आई और आज ही आर्मपिट्स में हेयर ग्रो कर गए, नहीं, वो पहले ग्रो किए ना। और दीज कैरेक्टर्स आर नोन एज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ठीक है। तो वो बॉडी में जो चेंजेस आए बिफोर मेंस्ट्रुअल पीरियड स्टार्ट हुई हैं, उससे पहले, है ना, चिड़चिड़ापन हो जाता है, उससे पहले परेशानी होनी शुरू हो जाती है, कुछ बॉडी में फील होता है कि हाँ मैमरी ग्लैंड्स, हमारी ब्रेस्ट जो है वो एनलार्ज होनी शुरू हो गई थी, है ना, हमारी वॉइस बच्चे से थोड़ी बड़े वाली शुरू हो गई। तो वो चेंजेस कौन लेके आया, GnRH। तो एट पर्टिकुलर एज पिट्यूटरी ने GnRH रिलीज किया, सॉरी हाइपोथैलेमस ने GnRH रिलीज किया। GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। हाइपोथैलेमस दो तरह की हार्मोन रिलीज करता है, चाहे तो वो पिट्यूटरी को स्टिमुलेट कर देगा, चाहे वो इनहिबिट कर देगा। रिलीजिंग और स्टिमुलेटिंग वर्ड एक ही है। तो हाइपोथैलेमस ने रिलीजिंग यानी कि स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज किया, जिसका नाम था GnRH। उसने पिट्यूटरी पे काम किया। पिट्यूटरी ने दो हार्मोन रिलीज किए, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये दोनों हार्मोन गोनेड्स पे काम करते हैं, मेल में भी और फीमेल में भी। फीमेल में गोनेड का नाम है ओवरी, मेल में नाम है टेस्टिस। तो टेस्टिस से स्पर्म बनवा देगा और क्या कर देगा, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। स्पर्म जो रिलीज कराता है या फॉर्मेशन जो कराता है वो FSH है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल वर्ड हम सेल्स के लिए लेते हैं, सेल कौन है वहां पे, स्पर्म। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन वहां पे लेडिंग सेल पे काम करता है। लेडिंग सेल याद है तुम्हें, जिसे तुम तीसरा सेल बोल रहे थे, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के बाहर इंटरस्टिशियल स्पेस, उसमें इंटरस्टिशियल सेल्स यानी कि लेडिंग सेल प्रेजेंट था। तो ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन लेडिंग सेल पे काम करेगा टेस्टोस्टेरोन रिलीज कराने के लिए। वो तो हो गया मेल का कॉन्सेप्ट। सेम यहीं पर, यहां पर भी फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये देखो बड़ा हुआ था और ये लेवल में है क्योंकि फॉलिकल्स बन रहे हैं, एकदम से बढ़ गया फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, क्योंकि फॉलिकल को यहां पे मैच्योर होना था। क्या होना था, मैच्योर होना था। लेकिन LH को देखो सर्ज पे चला गया, किस पे चला गया, सर्ज पे, पीक पे चला गया।
एफएसएच से ज्यादा बड़ी पीक किसकी है? एलएच की। तो एलएच क्या कर रहा है? ओव्यूलेशन करा रहा है। क्या करा रहा है? ओव्यूलेशन के साथ साथ क्या कराएगा? कॉर्पस ल्यूटियम बनवा दिया। कॉर्पस ल्यूटियम है तो क्या बढ़ गया? प्रोजेस्टेरोन बढ़ गया। समझ आ रही है बात? तो ये चीजें ध्यान होंगी तभी समझ आएगा। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन याद करो, फॉलिकल्स बनवाता है, यानी गैमीट फॉर्मेशन में हेल्प करता है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। तो स्पर्म से कनेक्शन है। एलएच बच गया, इसका हार्मोन से कनेक्शन है। लेकिन फीमेल में याद रखना है ओव्यूलेशन क्यों हुआ? एलएच सर्ज की वजह से, ये याद रखना। एफएसएच ने तो फॉलिकल को बनाए रखा था, मैच्योर किया। उसमें से एग कौन निकालेगा? एलएच निकालेगा। ओव्यूलेशन कौन कराएगा? एलएच कराएगा। एलएच सर्ज नाम का वर्ड है एनसीईआरटी में, जो बार बार रिपीट होता है बोर्ड्स के अंदर या नीट के अंदर। क्लियर? समझ आ रही है बात? चलो अभी एक एक करके इसको डिटेल में पढ़ते चलेंगे। फेजेस यहां पे 3 हैं। कौन कौन से? मेंस्ट्रुएशन समझ आ गया होगा बेटा। प्रोजेस्टेरोन कम हुआ बॉडी में, कॉर्पस ल्यूटियम ने डिजेनरेट करना स्टार्ट किया, तो ये कंडीशन आई थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? एंडोमेट्रियम देखो दोबारा बन रही है। ठीक है, दोबारा क्यों बन रही है? क्योंकि फॉलिकल्स डेवलप हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? फॉलिकल्स डेवलप। जब फॉलिकल्स डेवलप हो रहे हैं तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ठीक है, सो है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और एकदम से जब ये बन चुके हैं तो क्या हुआ? देखो एफएसएस तो पहले ही बड़ा हुआ था क्योंकि इसको बनाना था इसको। एलएच देखो कम था, एलएच का कोई काम नहीं था। एफएसएच बॉडी में और बढ़ गया क्योंकि भाई मैच्योर कराना था। एलएच बढ़ गया क्योंकि ओव्यूलेशन कराना था। ठीक है, और एलएच और क्यों बढ़ा? देखो यहां भी बढ़ा हुआ दिखा रखा है। कब तक बढ़ेगा? जब तक कॉर्पस ल्यूटियम रहेगा। कॉर्पस ल्यूटियम क्या रिलीज करता है? प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है। प्रोजेस्टेरोन बढ़ गया, जैसे प्रोजेस्टेरोन कम हुआ एस्ट्रोजन बढ़ गया। क्या बढ़ गया? एस्ट्रोजन, क्योंकि इसे क्या करनी है? शेड ऑफ करानी है। तो प्रोजेस्टेरोन कम होगा तब हमारी एंडोमेट्रियम टूटना स्टार्ट करेगी, और जब प्रोजेस्टेरोन कम हुआ तो नेक्स्ट साइकिल विल बिगिन। ठीक है, तो 3 फेजेस में हमने कैसे डिवाइड किया हुआ है? मेंसेस तो समझ गए होंगे। फॉलिक्यूलर फेज, फॉलिकल्स बन रहे हैं भाई, बिफोर ओव्यूलेशन फॉलिकल बन रहे हैं। ठीक है, एट द मिड ऑफ दिस यानी कि 14th डे को ओव्यूलेशन बाहर आ गया, मतलब ओवम बाहर आ गया, सेकेंडरी ओसाइट बाहर आ गया। ठीक है, फिर बोला ल्यूटियल फेज, क्योंकि यहां पे बन गया कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बन गया? कॉर्पस। और इसको क्या बोल रही हूं? सिक्रेटरी फेज। क्यों बोल रही हूं? क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम विल सिक्रेट प्रोजेस्टेरोन, तो इसको और क्या बोल सकते हैं? सिक्रेटरी फेज। बस खत्म, डन। समझ आ रही है बात? इसकी थोड़ा थ्योरी पे हम ध्यान देंगे क्योंकि वहां से क्वेश्चंस आ जाते हैं। यहां से मैं एक्चुअली मैं क्या पढ़ना चाह रही हूं, इसके डेज पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, थोड़ा रीड आउट करेंगे इसको ध्यान से। चलो, द मेजर इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल आर शोन इन द फिगर। देख लिया हमने। द साइकिल स्टार्ट्स विद इन द मेंस्ट्रुअल फेज व्हेन मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स एंड इट लास्ट फॉर 3 to 5 days। किसी को 3 दिन के लिए ब्लीडिंग होती है, किसी को 4 दिन के लिए, किसी को 5 दिन के लिए। 4 दिन के लिए तो होनी चाहिए, अदरवाइज आजकल का जो खान पान है, बच्चों के अंदर इतनी एनर्जी नहीं है, ब्लड लॉस ज्यादा ना हो तो 3 days के लिए भी बहुतों के अंदर होती है। कुछ के अंदर क्या होगा? एक महीने आई है, नेक्स्ट मंथ नहीं आई है। सो ये सब चीजें नॉर्मल नहीं है। दीज ऑल थिंग्स आर एबनॉर्मल। कुछ ना कुछ आपके रूटीन में डिफरेंस लाने की जरूरत है, उस टाइम पे खाने पीने में डिफरेंस लाने की जरूरत है। तो मेंस्ट्रुअल फ्लो रिजल्ट्स ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग। एंडोमेट्रियम टूटी तो फ्लो आया, इट्स ब्लड वेसल्स टूटती हैं, उसके ब्लड वेसल जितने भी है, लिक्विड जो है सारा बाहर आ जाता है वजाइना के थ्रू। मेंस्ट्रुएशन ओनली अकर्स इफ द रिलीज ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड। प्रेगनेंसी है तो नहीं होगा। क्लियर? मेंस्ट्रुएशन प्रेगनेंसी में नहीं आती है, 9 month तक सीज हो जाती है। क्लियर? लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन हो सकता है कि प्रेगनेंसी का इंडिकेटिव है, बट जरूरी नहीं है। ठीक है, जैसे ही मेंस्ट्रुएशन नहीं आई तो भाई क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देते हैं, है ना? नहीं, वो किसी और वजह से भी हो सकता है। स्ट्रेस की वजह से, एग्जाम स्ट्रेस है, खाना पीना सही नहीं खाया, और ये तो हमें पता है ना कि भाई क्या गड़बड़ है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि विदाउट कॉपुलेशन देयर इज प्रेगनेंसी, राइट? तो एक गर्ल को तो पता है कि यस इट कैन बी प्रेगनेंसी, बट इफ शी इज श्योर तो ऐसे ही नहीं होता कि हाँ प्रेगनेंसी हो जाए। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का ना होना एक रिलायबल इंडिकेटर नहीं है प्रेगनेंसी का, ये बताना चाह रही हूं। जैसे वजाइना वाला कॉन्सेप्ट समझाया था, हाइमन वाला कॉन्सेप्ट समझाया था। कई बार बिना प्रेगनेंसी के भी ड्यू टू स्ट्रेस, कुछ और तरह का खाना पीना या कुछ भी चीजें की वजह से, स्ट्रेस की वजह से यूजुअली होता है, या बॉडी में हार्मोन्स की गड़बड़ी की वजह से, मतलब एंडोमेट्रियम जो है वो ना शेड ऑफ हो, प्रोजेस्टेरोन बॉडी में बढ़ा रहे, कॉर्पस ल्यूटियम ना हो, अब तुम्हें तो पता ही है ना। तो इन सब की वजह से भी एंडोमेट्रियम टूटेगी नहीं, और एंडोमेट्रियम शेड ऑफ नहीं हुई तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं है। तो ये रिलायबल इंडिकेटर नहीं है प्रेगनेंसी का, लेकिन हो सकता है, इट कैन बी, मे बी। वर्ड क्या लिखा है? मे बी।
ठीक है, बट दूसरे रीजंस भी हो सकते हैं, स्ट्रेस, पुअर हेल्थ एटसेट्रा, ठीक है। मेंस्ट्रुअल फेज इज फॉलोड बाय, उसके बाद कौन सा फेज शुरू होगा बेटा? फॉलिक्यूलर फेज, यानी कि प्रोलीफरेटिव फेज। प्रोलीफरेशन, डिफरेंशिएशन, ये वर्ड्स यूज किए जाते हैं मैच्योरेशन के लिए। एक सेल मैच्योर हो रहा है, तो फॉलिक्यूलर फेज को आप क्या बोल सकते हो? डिफरेंशिएशन फेज, ठीक है। प्रोलीफरेटिव फेज, प्रोलीफरेशन, इनकी फॉलिक्यूल का बनना, डिफरेंशिएट करना। ड्यूरिंग दिस फेज प्राइमरी फॉलिकल्स जो ओवरी में हैं वो ग्रो कर रहे हैं। देखा ना, प्राइमरी फॉलिकल और बड़ा हुआ, सेकेंडरी और बड़ा हुआ, एंट्रम आ गया, टर्शरी, फिर वो ग्राफिन, इनकी मैच्योर हो रहा है, साइज में बड़ा हो रहा है। साइमल्टेनियसली एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस रीजनरेट कर रही है अपने आप को। ध्यान से समझो कॉन्सेप्ट को। फॉलिकल ने ओवम रिलीज करना है, ठीक है, प्रेगनेंसी नहीं होती, एंडोमेट्रियम टूट जाएगी, लेकिन जैसे ही ओवम रिलीज हुआ उसका दोबारा, देखो यहां से मेंसेस स्टार्ट हुई थी, टूट गई थी, बट जैसे ये रिलीज हो रहा है ना, साथ साथ उसका बनना भी जरूरी है। इन केस कि स्पर्म ने इसको फर्टिलाइज किया, प्रेगनेंसी हुई, जाइगोट बना, वो इसी एंडोमेट्रियम के अंदर आके इंप्लांटेशन करेगा जाइगोट। तो प्रेगनेंसी बनी रहे, कॉर्पस ल्यूटियम बना रहे, प्रोजेस्ट्रॉन बना रहे, एंडोमेट्रियम बनी रहे, ताकि जाइगोट इस पे आके एम्बेड कर सके। क्लियर? तो ये सारी चीजें साथ साथ चलती हैं। नहीं फर्टिलाइजेशन है तो चाहे जहां मर्जी जाए एंडोमेट्रियम, कोई दिक्कत नहीं है, बट फर्टिलाइजेशन के लिए प्रोजेस्टेरोन का होना जरूरी है। कॉर्पस ल्यूटियम कुछ दिन तक रहेगा, जैसे इंप्लांट हो गया ना जाइगोट, उसके बाद बॉडी से हार्मोन अपने आप रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। जाइगोट ने प्लेसेंटा बना लिया, वो एंडोमेट्रियम रिलीज करना स्टार्ट कर देगा। उस टाइम कॉर्पस ल्यूटियम की जरूरत नहीं है प्रोजेस्टेरोन बनाने के लिए, फिर वो डीजनरेट हो सकता है, ठीक है। बट जब तक वो इंप्लांट ना हो जाए, प्रेगनेंसी इंप्लांटेशन ना हो, प्रेगनेंसी कब बोलेंगे? जब जाइगोट इंप्लांट हो चुका होगा, इंप्लांटेशन के बाद प्रेगनेंसी स्टार्ट होगी। और जब तक प्रेगनेंसी स्टार्ट ना हो, कॉर्पस ल्यूटियम की जरूरत है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन की जरूरत है, क्योंकि एंडोमेट्रियम की जरूरत है। इंप्लांट हो गया, प्लेसेंटा बन जाएगी। क्या बन जाएगी? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा फिर एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करेगी, वो हार्मोन रिलीज करती रहेगी, फिर हमें कॉर्पस ल्यूटियम की जरूरत नहीं है। समझ आया है कॉन्सेप्ट? डन। चलिए, these changes in the ovary and uterus are induced by changes in the level of ovarian और pituitary hormone, दोनों साथ साथ काम करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, secretions of gonadotropins। अब बेटा क्वेश्चन आ जाए, नेम 2 गोनेडोट्रोपिन। क्या बोलोगे? गोनेडोट्रोपिन वो हार्मोन जो गोनेड्स पे काम करेंगे, यानी कि जो पिट्यूटरी ने रिलीज किए, नाम क्या रहेगा? LH और FSH। डन। तो गोनेडोट्रोपिन ये हैं। पिट्यूटरी हार्मोन आ जाए तो फिर से LH और FSH। क्लियर? हाइपोथैलेमिक हार्मोन आ जाए तो GnRH। ओवेरियन हार्मोन आ जाए तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। क्लियर? नेक्स्ट, FSH और LH पीक पे रहेंगे तभी ओव्यूलेशन हो सकता है, ठीक है। अदरवाइज LH सर्ज की वजह से होता है ओव्यूलेशन। मेन कौन है यहाँ पे? LH, बट दोनों सही रहेंगे तभी वो होगा, ठीक है। ग्राफिन फॉलिकल किसमें ट्रांसफर हो गया? कॉर्पस ल्यूटियम ने, जो कि प्रोजेस्टेरोन बना के रखता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल कब सीज हो जाती है? 50 इयर्स ऑफ एज। कोई कंफ्यूजन? डन। चलिए, तो ये था तुम्हारा मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक यहाँ पे हमें पैराग्राफ में दिया होगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान हमें हाइजीनिक कंडीशन की तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। वी शुड check out for hygiene, sanitation during menstruation. We should not use any type of cloth, cotton pads use कर लेते थे पहले। We should use only pads, जो हमें sanitary pads जो मिलते हैं, ठीक है, वही हमें यूज करना चाहिए। दूसरी बात यहाँ पे क्या है कि जितनी बार भी आप यूरिन पास करेंगे, ठीक है, उतनी बार आपको अपना वजाइना क्लीन करने की जरूरत है, ठीक है। हर 2 घंटे में आपको पैड्स चेंज करने की नीड है, क्योंकि ध्यान से समझो, वजाइना से ब्लीडिंग हो रही है, सेल्स एंड लिविंग सेल्स हैं, ठीक है। हो सकता है उसमें कुछ बैक्टीरिया पनप रहे हो, बैक्टीरिया के लिए ब्लड जो है हो सकता है वो उनकी फीड हो। तो पैड जो है उसमें ब्लड आ चुका है, ब्लड एक अच्छा सोर्स है बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए। समझ आ रही है बात? ब्लड सेल सारे ड्राई हो चुके हैं, डेड हो चुके हैं विद इन सम आवर्स, तो उन पे बैक्टीरियल ग्रोथ और ज्यादा हो सकती है। वेजाइना एक ओपनिंग है जो आपकी बॉडी में कहीं भी जा सकता है। वेजाइना ना एक ऐसा रास्ता है जिससे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स तक बैक्टीरिया, वायरस कहीं से भी एंटर कर सकता है। तो मीनवाइल हमें क्या करना चाहिए? पैड को हर 2 आवर्स के बाद चेंज करना चाहिए। इट्स वेरी कंपल्सरी।
ठीक है। हम अच्छी क्वालिटी के लार्ज पैड्स लाने की बजाय जो स्मॉल वाले होते हैं दे वी शुड यूज दैट। हम क्या सोचते हैं 6-7 घंटे के लिए छुट्टी, नहीं, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि स्मॉल यूज करो एंड यू शुड चेंज आफ्टर एवरी 2 आवर्स एटलीस्ट, ठीक है जी। चलो ये सारी हमें चीजें यहाँ पे बता रखी है। यहाँ पे क्या बोला हुआ कि मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन एंड सैनिटेशन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहाना चाहिए, क्लीन करना चाहिए अपने आप को, सैनिटरी नैपकिन्स, क्लीन होममेड पैड्स यदि अच्छे से बने हुए हैं, कॉटन भी बॉइल्ड लेते हैं वहां पे, ऑटोक्लेव्ड लेते हैं, स्टेराइल कॉटन यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है 4 to 5 आवर्स, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगी 2 से 3 घंटे बाद। 4 से 5 घंटे बाद तो बैक्टीरिया की ग्रोथ इतनी ज्यादा हो जाएगी वहां पे जो अनबियरेबल होगा, ठीक है। इसीलिए इंडिया के अंदर बेसिकली इतने सारे यूट्रस कैंसर देखे जाते हैं, एक रीजन यहां पर ये भी है, ठीक है। फालतू के इतने सारे बैक्टीरिया, गोनोरिया इतना ज्यादा चला हुआ है, मतलब कोई भी हम में से चेक कराए तो उसको होगा ही होगा। HSV ये ऐसे बैक्टीरियल ग्रोथ है जिससे हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं इफेक्ट देखने को मिलता है, बट हमें नहीं समझ आता कि ये क्यों है, तो पूरी लाइफ टाइम हम उसके साथ ही रहते हैं, हमें पता भी नहीं होता कि ये बैक्टीरिया STD था और ये इस वजह से हुआ। तो हाइजीनिक कंडीशन बहुत जरूरी है यहाँ पे। ड्रेन पाइप ऑफ टॉयलेट्स, और डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान हमें इंडियन टॉयलेट्स का ही यूज करना चाहिए, बिकॉज जो फॉरेन टॉयलेट्स हैं उनकी सीट पे हम बैठते हैं, दूसरा भी कोई बैठ के गया होगा, पता नहीं कौन सा बैक्टीरिया वहां पे लगा हो, और दैट कैन एंटर योर वेजाइना। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? सो दिस इज ऑल अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल। कोई डाउट है तो देखो इसको फटाफट से।